जी, तो स्टूडेंट्स कल हमने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। इसको थोड़ा सा जल्दी से हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने दो चीज़ों को समझाया था कल, हमारी मेन डिस्कशन ही इस हवाले से थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, पैसे को, फाइनेंस को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कैसे हम उससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ हमने देखा था कि हमने अपने फाइनेंस को कैसे एक्वायर करना है, कैसे गेट करना है। तो गेटिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों? वो इसलिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एसीसीए करना है, ऑब्जेक्टिव हमारा एसीसीए का है। उसके अंदर हमें पैसे को अरेंज भी करना पड़ेगा, कहाँ से हम पैसे लेंगे तो हम अपनी फीसेस वगैरह भरेंगे। फाइनेंस होगा तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंस नहीं होगा, उसको अगर आप ज़ाया करेंगे पैसे को, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जो हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का वर्ड है ना, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की हम बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंस आपने लेके चलना है, आपको लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा। तो एक तो ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल मैयर है, फाइनेंशियल पार्ट है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का। फिर मार्केट शेयर की बात की थी कि मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपकी जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की हैं। उसके बाद क्वालिटी का फोकस है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना है, कस्टमर्स के लिए वैल्यू एडिशन करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। अब उसके लिए हमारे पास तीन तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, हाई लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट की होती हैं, डिविजन्स की होती हैं, वो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और फिर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे लिए बेहतर ऑब्जेक्टिव कौन सा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हमने ये देखना है कि यार हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैसे अचीव करेंगे। हमने पैसे को एक्वायर करना है, पैसे को इस्तेमाल करना है, तो हमने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को सामने रखना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। फिर हमने बात की थी कि एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है और एजेंसी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। देखें एजेंट्स कौन होते हैं, आपने लॉ में भी पढ़ा होगा कि एजेंट्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो एजेंट्स कहलाती है। ये पूरा एक चैप्टर है लॉ का, बीएल के अंदर आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल एजेंट ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उसके बाद एजेंसी प्रॉब्लम में क्या होता है कि देखें डायरेक्टर्स अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो वहां पे एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और उसके साथ एक और जो प्रॉब्लम है वो है गोल कांग्रेंस का, कि आपके गोल और उनके गोल सेम नहीं होते, मिसमैच हो जाते हैं। तो गोल कांग्रेंस की वजह से एजेंसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इन एजेंसी प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू अचीव द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट थिंग इज वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एजेंट्स अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल्स होंगे दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि परफॉर्मेंस क्या जा रही है और पोजीशन क्या जा रही है। सेकंड नंबर पे हमें उनको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं देती। उसके बाद कंपनी लॉ जो है रूल्स को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आ जाती है। आजकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, मैनेज करते हैं। फिर एजीएम्स हैं, एजीएम्स और ईजीएम्स मैंने कल बात की थी। एजीएम क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स सालाना होती है, और ईजीएम क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि कोई ख़ास मैटर आ गया, आपके कोई डायरेक्टर्स हैं उनको निकालना है, या आपने कोई ऑडिटर्स को निकालना है, तो उसके लिए ईजीएम यानी कि बुलानी पड़ेगी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर आपके सामने आ जाता है तो उसके लिए। फिर हम उसके अलावा रिवॉर्ड स्कीम्स अच्छी लेकर आए ताकि हमें एजेंसी प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। देन हमने बात की थी कि हमारे पास दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी आप डिसीजंस लेंगे तो फर्स्ट थिंग इज यू विल लुक एट द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक्विजिशन से क्या मुराद है कि हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, किन किन सोर्सेज से पैसा लेकर आएंगे बिजनेस के अंदर, और डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि उनको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या हम उस पैसे को डिविडेंड पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, क्या हम उस पैसे को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने ये देखना है कि यार हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पैसे को एक्वायर करना और पैसे को यूज़ करना, क्या इसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे।
फिर हमने इसको एक समराइज किया था, हमारी जो लास्ट डिस्कशन चल रही थी वो इस डायग्राम के पे चल रही थी। ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो हमने सीखना है कि यार हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद डिविडेंड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंशाल्लाह ताला सीखनी है। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है। यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड बी वेरी गुड in the working capital management, you should be very good in the investment decision making, you should be very good in about understanding about कि यार पैसा कहाँ से हम रेज कर सकते हैं, sources of finance क्या है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर डिविडेंड की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। कल को आपने डिविडेंड पॉलिसी बना रहे होना है कंपनी के लिए, ठीक है, कि वो क्या डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे जिसपे हमारे शेयर होल्डर्स राजी रहेंगे, वो खुश भी रहेंगे और पैसा भी लेकर आएंगे हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जी, अब यहां पे हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखें, पैसे को यूज भी करना है, पैसे को एक्वायर भी करना है, तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम है फाइनेंशियल प्लानिंग, बड़ी जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमें यह पता चले कि हमें फ्यूचर में कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से मुराद है कि हम ये देख रहे हैं कि हमें कितने फंड्स की आने वाले वक्त में जरूरत पड़ सकती है। आपने कोई भी काम करना है तो पहले आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। पहले आप उसको देखते हैं प्लानिंग में क्या क्या होता है, कि ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, गोल्स देखते हैं, हमने सारा पढ़ा हुआ है प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि यार हमें शॉर्ट टर्म में पैसा कहाँ से मिल सकता है, हमें लॉन्ग टर्म में पैसा कहाँ से मिल सकता है, हमें कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, कहाँ से हम एक्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यार आप एक घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने लग रहे हैं अगले साल आपने घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो आप उसके लिए क्या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे कि यार मेरी सेविंग कितनी होगी, अगर मुझे पैसे की और जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से लूँगा, शॉर्ट टर्म में कहाँ से उठा सकता हूँ, कोई बैंक लोन लूँगा, कोई मैं अपने पेरेंट्स से लूँगा, कोई मैं अपने रिलेटिव से लूँगा। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो भाई कल को इंशाल्लाह ताला जब आप फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जमा करानी होती हैं। क्या करानी होती है? फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जमा करानी होती है अगले 5 साल के लिए। आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बताते हैं, आप अपने पूरे बजट सबमिट करवाते हैं। अब एक कंपनी है, उसने पाकिस्तान में लॉन्च करना है, उन्होंने अपना ऑपरेशंस, मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं जब बैंक ऑफ पंजाब में था तो वहाँ पे एक कंपनी आई थी, ऑरेंज कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है टेलीकॉम की, ऑरेंज नाम है उसका। उन्होंने ऑपरेशंस यहाँ पे स्टार्ट करने थे, लेकिन उन्हें फंड्स की ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने के लिए। तो वो जब हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि जी हमें इतने मिलियन रुपीस का लोन चाहिए, बिलियन रुपीस का लोन चाहिए, तो लिहाजा आप हमें वो लोन प्लीज़ प्रोवाइड कर दें। वी विल टेक इट लोन फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पजेज़, ठीक है, हमारा लंबा अरसा नहीं है, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म के लिए हमें चाहिए। तो हमने उनसे ये कहा था कि यार यू हैव टू प्रोवाइड अस विद योर बिजनेस प्लान, you have to provide us with your budgets and also your financial projections। तो जब आप फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होते हो, आपने कहीं पे लोन अप्लाई करना, तो बैंक सबसे पहले आपसे ये पूछता है यार आपके प्रोजेक्शंस क्या हैं, आप कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि कहाँ पे आपको किस स्टेज पे कितना कितना पैसा चाहिए होगा, आप क्या प्रोजेक्ट करें कि आपके कौन कौन से साल में कितना कितना एक्सपेंस होने वाला है, ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने साल चलेगा, इसका ROI क्या होगा। वो सारी प्रोजेक्शंस, वो सारी चीज़ें हमें अपनी फाइनेंशियल प्लान को शेयर करना पड़ता है। और आजकल फाइवर अपवर पे आप अगर फाइनेंस का बंदा है ना कोई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम मिल रहा होता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का, जिसके अंदर आपकी आ जाती है फाइनेंशियल मॉडलिंग। क्या आ जाती है? फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग करके हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना रहे होते हैं, एंड दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान, कि हमने बिजनेस प्लान। अब क्या, एक नया स्टार्टअप है, एक नया कारोबार आया, नया स्टार्टअप है, SME है, वो उन्होंने अभी एक सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप किया है, उनको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो बैंक एम ही पैसा नहीं देता। बैंक कहता है यार आप अपनी मुझे प्रोजेक्शंस बताएं, आप मुझे प्लान बताएं क्या करना है, कैसे लेके चलना है, आप मुझे ये बताएं कि आपके लोग कितने हैं,
आपका सीईओ कौन सा है, आपका डायरेक्टर कौन सा है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि यार कौन कौन से माइलस्टोन्स आपने अचीव करने हैं, कब कब अचीव करने हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर वो आपको लोन डिस्पर्स करेंगे, और उसके लिए साथ साथ वो आपको विजिट भी करेंगे, आपके फाइनेंशियल प्लान्स को देखेंगे क्या ये रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान है या अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान है। आपने कहीं पे ओवर एस्टिमेशंस तो नहीं की हुई, आपने कहीं पे अंडर एस्टिमेशंस तो नहीं की हुई। समझ आ रही है बात करी? तो ये बहुत ज़्यादा काम आजकल फाइवर अपवर्क पे बिजनेस प्लान के वाले से है और आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग के वाले से है। इसलिए हमें फाइनेंशियल मॉडलर्स चाहिए होते हैं। वो एक एक मॉडल बनाने के लिए ना, प्रोजेक्शंस बनाने के लिए $100-200 चार्ज कर रहे होते हैं क्लाइंट से, एसएमई से, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं होते नंबर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपको सिखाएंगे भी कि मीडियम टर्म में हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या हमने अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है। तो फाइनेंशियल प्लान्स सबमिट करवाने पड़ते हैं और उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये आपको आना चाहिए एज अ फाइनेंस मैनेजर। एसबीएल के अंदर ना स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप, चूंकि हमारा पेपर बड़ा लिंक्ड है एसबीएल के साथ और बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। जब आप एज अ लीडर के तौर पे काम करते हैं, सीएफओ के तौर पे काम करते हैं, या आप एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको नीचे से आपके मैनेजर्स फाइनेंशियल प्लान बना के देते हैं कि सर ये देखें ना, ये हमारा प्लान है, हमने ये अचीव करना है। और आपका एसबीएल के अंदर रोल ये होता है कि आपने उन प्लान्स को स्टडी करना होता है, आपने एवेल्युएट करना होता है, एनालाइज करना होता है कि क्या ये फाइनेंशियल प्लान सही भी बनाया कि नहीं बनाया। तो ये एसबीएल का रोल आने वाला है, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से डील करना पड़ेगा। उसके बाद जी फाइनेंशियल, दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? फाइनेंशियल कंट्रोल ये देख रहा होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड विच क्रिटिकली सी के यार क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो या लैक कर रहे हो कहीं पे। फाइनेंशियल कंट्रोल से मुराद क्या है कि आप चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या प्लान किया था और क्या एक्चुअली अचीव किया इन फाइनेंशियल टर्म्स। इसके अंदर हम ये क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल करते हुए कि आर एसेट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, कि हमें जो हमारे पास एसेट्स थे हमने क्या उनसे बेहतरीन फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। देखो एसेट कॉस्ट करता है हमें, एसेट जब आप एक्वायर करते हैं तो हम पैसा दे के एक्वायर करते हैं, और उस एसेट को अगर हम इस्तेमाल ही ना करें, उससे हम रेवेन्यू जनरेट ना करें, तो हमारे लिए वो एसेट एसेट नहीं है। आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन एसेट की। एसेट क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफर करता है। इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं मिल रहे तो एसेट को आप खाक इस्तेमाल कर रहे हो। तो फाइनेंशियल कंट्रोलिंग में हम अपने एसेट्स की यूटिलाइजेशन को देखते हैं। इसी तरह हम अपने पैसे की यूटिलाइजेशन देखते हैं कि पैसे को इस्तेमाल कहाँ पे किया, कहीं ज़ाया तो नहीं कर दिया आपने। ये फाइनेंशियल कंट्रोल है। दूसरे नंबर पे आर द बिजनेस एसेट सिक्योर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंशियल कंट्रोल करते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे एसेट महफूज भी हैं कि नहीं है, क्या उन लोगों के हाथ में तो नहीं है। इसलिए कि एसेट के लिए मुझे ये बात बताओ, एसेट के लिए फंड कौन देता है? कौन देता है कैपिटल? शेयर होल्डर्स देते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती एज अ फाइनेंस पर्सन के यार वो जो एसेट है वो इस्तेमाल कैसा उसका हो रहा है और वो एसेट क्या सिक्योर है कि नहीं है। उसके लिए फिर इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। देखा जाता है कि यार सिक्योर रहे भाई, उनका पैसा लगा हुआ है, उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया था, हमारे पल्ले से तो नहीं वो एसेट आए। किसने खरीदे थे? शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए तो हमने एसेट खरीदा था। तीसरे नंबर पे डू मैनेजमेंट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस रूल्स। फाइनेंशियल कंट्रोल करते हुए हमने ये देखना है कि पैसा चूंकि शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, क्या हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाएं, कहाँ पे नहीं लगाएं। शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा दे दिया, अब आपने आगे उसको लगाना कहाँ पे है, इस्तेमाल में कहाँ पे लेकर आना है। तो ये जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आ जाते हैं, जिसके अंदर फाइनेंसिंग के डिसीजंस हैं कि कर्जा कहाँ से उठाएं जहाँ पे हमें कम कॉस्ट करेगा, हम क्या शेयर होल्डर्स को अब क्या कंपनी को लिस्ट करवाएं ना करवाएं, एक्सपेंसिव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सारा काम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग, डिविडेंड डिसीजन मेकिंग, ये पार्ट ऑफ किसका होता है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का। तो ये काम भी हमने सीखना है इंशाल्लाह ताला पीएम के एफएम के अंदर।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट मस्ट बी फाइनेंस इन सम वे, हाउ दे आर ऑलवेज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी कंसिडर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं जी थोड़ी सी एंड पे, हम अब तीनों चीज़ों को कंपेयर करने लगे हैं, तीन चीज़ों को कंपेयर करने लगे हैं। एक है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिया। क्या पढ़ा? फाइनेंस को एक्वायर करना और फाइनेंस से बेहतर तरीके से काम लेना, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ट्रांजैक्शंस के बारे में, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पास्ट के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये प्रोवाइड करती है, बताती है कि क्या हम जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हमारी रिपोर्टिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। That is financial accounting. And the third thing is about the management accounting. Management accounting का क्या रोल होता है? Provides information for the day-to-day decision making. Operational information जो होती है ना, वो provide कौन कर रहा होता है? वो management accounting provide कर रही होती है, और इसके अंदर कोई set rules नहीं होते, और specific areas of business को भी हम focus कर रहे होते हैं कि एक department की cost कैसे निकलेगी, एक organization की cost निकलेगी तो निकलेगी कैसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करती है साइड बाय साइड विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग? बताएं मुझे, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए? यस, ऑफ कोर्स वी नीड। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते, उसमें हमें पता चलता है ना कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो कितना था। हमें ये नहीं पता ना होना चाहिए कि यार एसेट्स की यूटिलाइजेशन क्या है, एसेट रिसोर्सेज को एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, इक्विटी क्या है, वो हमें कहां से पता चलेगा? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलेगा। फिर कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या होगी? अगर हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो ये इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी। तो आपस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर लिंक्ड विद ईच अदर। समझ आ रही है बात कि नहीं? अब हम फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगी वेरिएंसेस की फॉर्म में। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो बजट बनाना किसका काम होता है? बजटिंग किसका काम होती है? बजट बनाना सिखाना किसका काम है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसी तरह हमने एसेट्स में कितना पैसा लगाया हुआ है, लाइबिलिटीज में कितना पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, और कितना कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके ही आप आगे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कर रहे होंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करने हैं तो हिस्टोरिकल डाटा को ही यूज करते हैं ना हम। माजी के डाटा में पास्ट में क्या किया उसकी बेस पे हम प्रोजेक्शन करके बताते हैं, देखें जी लास्ट ईयर ये था, अगले 5 साल में हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेगी। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेवल जरा थोड़ा सा ज्यादा है। ये ज्यादा रोल आपका आ जाता है एडवाइजरी की तरफ, कि आप एडवाइस कर रहे हैं अपने सीईओ को, अपने डायरेक्टर्स को, कि कहां पे पैसा लगाओ, कहां पे ना लगाओ, कहां पे ज्यादा रिस्क हो सकता है, कहां पे कम रिस्क होगा, कहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कहां पे कम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग में, डिविडेंड डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस को एक्वायर करना है तो फाइनेंस मैनेजर को बुलाएंगे, अकाउंटेंट को नहीं बुलाएंगे कि यार हमने बिजनेस को एक्वायर करना है, बताओ इसकी अकाउंटिंग करके दो। नहीं, फाइनेंस मैनेजर का बंदा आएगा, फाइनेंस का बंदा आएगा, वो बताएगा कि यार अगर इस बिजनेस को, एक चलते कारोबार को उठाएंगे, किस वैल्यू पे इसको उठाएंगे, किस वैल्यू पे उसको खरीदेंगे। अब पूरी दुनिया में आपको पता है एक्विजिशंस, मर्जर्स चल रहे होते हैं पूरी दुनिया में, ये फाइनेंस वाले आपको गाइड कर रहे होते हैं। और अगर एक बहुत बड़ा कंपनी का एक्विजिशन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग नोकिया को एक्वायर करने लगा है, बहुत बड़ा टेकअप है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने माजी में एक्वायर किया ना एक दूसरे को। पीटीसीएल को एक्वायर, पीटीसीएल ने यूफोन को किया था, पीटीसीएल को किसी और ने किया था। समझ आ रही बात कि नहीं? मर्जर्स भी चल रहे होते हैं, एक्विजिशंस, उनकी वैल्यूएशंस, किसमें पैसा लगाना चाहिए। आप अगर आपके पास 2 करोड़ पे आओ, फाइनेंस मैनेजर के पास जाओ को यार मैंने 2 करोड़ रुपए कितना लगाऊं,
वो आपको एडवाइस करेगा कि सर इतने पैसे इस कारोबार में लगा लें, इतने पैसे इसमें लगा लें, इसमें आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इसमें आपको रिस्क ज़्यादा होगा, ये होगा वो होगा। वो सारा काम फाइनेंस का, अकाउंट्स का काम नहीं है। अकाउंट्स वाले तो वो किया कराया सारा आपको बता रहे होते हैं, कीता सी है होया, एसेट इतने आए थे, लाइबिलिटीज़ ये आई थी, ये कहानी ख़त्म। लेकिन फाइनेंस करते हुए आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। आपको अपने एसेट्स को देखना पड़ेगा कि यार मेरे पास बिजनेस में कितनी वर्थ ऑफ एसेट्स पड़े हुए हैं, उनको मैं कैसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। मैं अपने दोस्त से एक बात पूछा था, मैंने कहा यार देखो हम फाइनेंस के लोग हैं, तो मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मैं इतनी दूर से आता हूँ, एक जगह पे आके गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, शाम में उसी गाड़ी पे बैठ के घर वापस आ जाता हूँ, क्या करूँ। फाइनेंस का बंदा था, उसने कहा यार तेरा एसेट पड़ा हुआ है। अब ये जरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जरा छोटी सी एग्जांपल से सोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता यार तू एक बंदा रख के, क्या कहते हैं, ड्राइवर रख ले। वो ड्राइवर उस गाड़ी को जो खड़ी हुई है, वो 9 से लेके 4 बजे तक खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही, तेरे लिए कुछ पैसा नहीं कमा रही, उसको तू पैसा कमाने पे लगा दे गाड़ी को। कैसे? उसको यार उबर पे या इन ड्राइव पे चलाना शुरू कर दे। वो एसेट तेरा क्या करेगा? बर्डन नहीं है, एसेट बर्डन नहीं है। अब आपने उसको यूटिलाइज ऐसा कर लिया कि अब वो एक एसेट से, एसेट होता वही है कि यार एक एसेट आपको बेनिफिट दे, वो एसेट का फायदा ही कोई नहीं है जो आपको बेनिफिट ना दे भाई। वो एसेट आपके लिए एसेट नहीं है, वो आपके लिए बर्डन है। उसने कहा यार उबर क्रीम पे चलाना शुरू कर दे, एक ड्राइवर आकर 50-60 हज़ार रुपये पे कमा के तुझे वो दे 1.5-2 लाख रुपए, ताकि तेरी मेंटेनेंस और ये वो खर्चा निकला है, साथ तुझे पैसे भी बच जाए। वो एसेट तेरा जो आइडल खड़ा हुआ है, उससे इस्तेमाल में इस तरह लेकर आके वो तेरे लिए पैसा कमाए। ठीक है भाई। अब आप कहते हो कि यार पैसा बैंक में रखें या उसको कहां पे, बैंक में पड़ा हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है 8%। वही पैसा आप किसी पैसिव इनकम के प्रोजेक्ट में लगा दो। आपके पास एक बिल्डिंग आप खरीद लेते हो, रेंट पे दे दो, उसका महीने का महीने आपको 35-40 हज़ार रुपये किराया आना शुरू हो जाएगा, और जब तक वो एसेट खड़ा हुआ है आपको कमा के ही दे रहा है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये अकाउंटेंट नहीं आपको बता रहा। अकाउंटेंट आपको हिसाब किताब करके बता रहा है, एने आए एने गए बच गया, चलो जी। ये अब इससे अगला एक स्टेप आप समझ लें कि एक अगला स्टेप हम समझ रहे हैं, फाइनेंस का बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है, लेकिन उसी की बेस पे आगे चीजों को प्रोजेक्शंस में लेकर आ रहा होता है कि उसको हमने कैसे ही बेहतर यूटिलाइज करना है। यहां तक बात समझ आती है? अब आप ये समझते हैं कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, और बैंक में पड़ा हुआ है भाई, बैंक में जो पड़ा हुआ है, जो प्रॉफिट आपको दे रहे हैं, जरा 1 मिनट के लिए ये भी तो सोचो कि बैंक वाले आपको 8% प्रॉफिट देते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 15% चल रहा है। अब आपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है कि पैसा रखूं या ना रखूं। क्या करोगे? एवेल्युएट करोगे ना कि यार इन्फ्लेशन का रेट तो पाकिस्तान में 15% से 20% चल रहा है। अब तो खैर इंशाल्लाह ताला और होने वाला है, इस लाभ के बाद तबाही आने वाली है महंगाई की, अल्लाह खैर करे। लेकिन अब आप ये देखें कि बैंक आपको 1 करोड़ रुपए पे प्रॉफिट देता है, फॉर एग्जांपल 40 हज़ार रुपए का। इन्फ्लेशन की नज़र में आप 60 हज़ार कर देते हो। आप इन्वेस्टर हो, आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि यार मैं जो कमा रहा हूं वो तो नज़र किसके जा रहा है? इन्फ्लेशन की। मेरी जेब में क्या आया? ये तो ऐसे ही है कि आपको हर महीने 5 हज़ार रुपया पॉकेट मनी मिलती है, खर्चे आपके ज़्यादा हैं। पॉकेट मनी 5 हज़ार है, खर्चे आपके 10 हज़ार के हैं, आप तो अपने पल्ले से 5-5 हज़ार रुपये डाल रहे हो। तो ये मैंने छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है आपको। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है। आप कहते हो नहीं यार मैंने 1 करोड़ रुपया मैं बैंक में नहीं रखवाना, मैं उसके शेयर्स खरीद लूंगा, स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो भी है, चाहे रूमर्स की बेस पे चल रही है या वो एफिशिएंट मार्केट नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, रिटर्न बड़ा अच्छा ऑफर कर रही है, भाई वो 1 करोड़ रुपया शेयर्स में रखूंगा तो मेरा अच्छा खासा पैसा बन जाएगा उसमें। एक दिन में मैं 1 करोड़ पे से शायद 50 लाख रुपए कमा के फारिग हो जाऊं, साइड पे हो जाऊं, फॉर एग्जाम्पल। वो क्लिक कर सकता है ना यार कोई। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठो जो नई कंपनी की स्टार्टअप है, वो ये भी तो हो सकता है कि आज शेयर आप 50 रुपए का खरीदो, कल 300 रुपए का हो जाए। हो सकता है रातों रात भी लोग अमीर हुए हैं, और रातों रात अमीर होने के बाद वो गरीब भी बहुत ज्यादा हो गए।
ट्रेडिंग का होता है, लेकिन बट स्टिल आप इन्वेस्टमेंट को करते हुए क्या ये नहीं देखोगे कि यार मुझे फायदा कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है? दिस इज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हम जो CFA में पढ़ाते हैं या हम CFA में जो टेक्निक सिखा रहे होते हैं वो यही होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, फाइनेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर जो है उसकी बात करते हैं, और इसके ऊपर हमारा पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंस मैनेजर के रोल्स, कंक्लूडिंग स्लाइड है ये। फर्स्ट, रेजिंग द फाइनेंस, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। सेकंड, रेजिंग फाइनेंस से मुराद क्या है? एज अ फाइनेंस मैनेजर आप डिफरेंट जगहों पे जाओगे, बैंक्स जाओगे, अगर आपने डेट से पैसा लेना है बैंक जाओगे, उनके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट निगोशिएट करोगे। वो कहते हैं जी काइबर प्लस दिस, आपको अगर नहीं काइबर प्लस 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट निगोशिएट किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम रखी जाए। ठीक है बच्चों, आप चाहोगे कि यार बैंक से पैसा लेने की बजाय किसी रिलेटिव से पैसे ले लो, थोड़ी सी जिल्लत होगी, खैर है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं ना देना पड़ेगा। होता है ना, होता है कि नहीं होता? अच्छा, गोरा कभी भी अपने रिलेटिव से पैसे नहीं उठाता। उस वहां पे मैं फाइनेंस को पढ़ाता था, जब बात करता था ना CFA की क्लास में, कहते सर आप पाकिस्तान में ऐसा होता है रिलेटिव दे देते हैं? मैं खुले दिल दे साढ़े पाकिस्तानी ने पैसा मंगो इंज देंगे तानू, लेकिन जलील कर देंगे कितने कितने। ठीक, पैसा मिल जाएगा, लेकिन अब वो कहते हैं सर ये इज्जत नफ्स भी तो होती है, कुछ वो होती है, हम तो बैंक से, अब वो बैंक से प्रेफर इसलिए करते हैं लोन लेना कि उनका टैक्स कम हो जाता है। बाहर का सिस्टम में इंटरेस्ट जितना ज्यादा आप दिखाओगे ना अपनी रिटर्न के ऊपर, आपको उतना ज्यादा टैक्स क्या हो जाता है, टैक्स सेविंग मिल जाती है। आगे चल के हम इसकी बड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो वो कहते हैं सर हमारा तो देखे ना, ये हम जो रिलेटिव से पैसे लेंगे, बैंक वाले हमसे पूछते हैं, टैक्स अथॉरिटी वाले पूछते हैं पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, यहां पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, वहां पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब आपने ये देखना है, समझ आ रही बात? एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि फाइनेंस रेज करना है, इक्विटी चीपर होगा या डेट चीपर होगा? इस केस में डेट चीपर होगा, इंटरेस्ट की सेविंग है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। इक्विटी आप रेज करते हो, आपको इक्विटी रेज करते हो, आपका गेन लगेगा, कैपिटल गेन आएगा, गेन के ऊपर टैक्स लग जाएगा। अब प्रॉपर्टी नहीं पाकिस्तान में बेचते, गेन टैक्स पे करते हो कि नहीं करते? जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो, वो गवर्नमेंट आ जाती है फॉरन, ओ जी तुसी प्रॉपर्टी लीती सी 1 करोड़ रुपए दी, तुसी बेच रहे हो 1.5 करोड़ रुपए दी, इधर ले आओ, ये तुमने जो लगाया था पैसा, इसके ऊपर तुमने इतना रिटर्न कमाया, 50 लाख रुपए कमाया, गेन हुआ है, पैसे टैक्स लाओ। मैंने दिया अभी प्रॉपर्टी सेल की थी तो गेन टैक्स ठोका था उन्होंने अच्छा खासा, हम तीनों को बहन भाइयों को तकरीबन 2.25 लाख रुपए ठोका है उन्होंने। वो पता नहीं कितने % बनना थे यार, वो तो खुद ही कैलकुलेशन वगैरह उन्होंने ऑनलाइन करके मैंने सबमिट करवा दी, बल्कि वो बायर जो था ना उसने कैलकुलेशन करवाई थी, वो 3-4% बनता था। अब तो खैर मेरा ख्याल कम किया है इन्होंने गेन टैक्स। अब वो कहते हैं भाई गेन टैक्स दो। अब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, बैंक एक इन्वेस्टमेंट आप करते हो 1 करोड़ रुपए आप म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हो, आप कहते हो यार म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, बड़ी अच्छी लग रही है। म्यूचुअल फंड्स में बैंक आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है 15%, फॉर एग्जाम्पल 15% तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, साथ ही जब आपको रिटर्न मिलेगा 15% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। वो कहते हैं जी भाई आपने प्रॉफिट कमाया है, गेन टैक्स इधर दें, विद होल्डिंग टैक्स इधर दे दें, भैया आपने कमाया। मैंने अपनी स्टेटमेंट निकलवाई, तकरीबन 1.5 लाख रुपए मैंने विद होल्डिंग टैक्स दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सिर्फ 1.5 लाख रुपया विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है भाई, पूरे साल के अंदर। अब आप डिसीजन ले रहे हो कि म्यूचुअल फंड्स में डालूं पैसा, म्यूचुअल फंड में डालूंगा विद होल्डिंग टैक्स। अब कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फीस इनिशियली देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड फीस। क्या कहते हैं? फ्रंट। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये आपको जरा थोड़ा सा फाइनेंस का आइडिया हो जाए कि यार आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं भाई, तो आपको विद होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको फ्रंट एंड फीस भी देनी पड़ेगी,
एक बैंक के पास मैं गया, उसने सर हमारे म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डाल लें, हम आपको ये फायदा देंगे। मैं कहा पाइन फायदा तो दोगे, टैक्स आपका बाप देगा, टैक्स तो मैं नहीं देना ना। मैंने चूंकि फाइनेंस का बंदा है, हम फंसा देते हैं, सीएफए को स्ट्रेटजी बना बना के दे रहे होते हैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो बात हो रही थी, कहता है फाइनेंस जो बैंक का मैनेजर था ना, उसने एक और बंदा बुलाया हुआ था किसी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। मैंने कहा जी ये मुझे बता दें कि ये आपका फ्रंट एंड फीस कितनी होगी, आपका जो है जब आप इसको विड्रॉ कराएंगे उस वक्त क्या फीस होगी। वो मुझे बड़ी फैंटेसी में बता रहा था कि ऐसे होगा, ये देखें ना इतना रिटर्न ओवर द पीरियड 5 साल के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा पुत्र सारा कुछ हो जाएगा, तू मैंने 10 फीस के नहीं कटोगे तुम टैक्स ही। वो थोड़ा सा ना जरा हिला, कहता है यार इन्हों पता है। कहता है सर आप क्या करते हैं? मैं कहा मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ। सर आपको तो पता ही, फिर आपको ये भी पता है कि वो फिर शर्मिंदा होगा। सर फिर आप ना ही करें, आपको तो पता ही है। बैंक वाले उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं जिन्होंने फाइनेंस नहीं पढ़ा होता। आप उनसे एग्री करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अब ये जो हमारे गवर्नमेंट ने लोन वो निकाला है आजकल, स्कीम निकाली हुई है कि आसान कारोबार स्कीम है जी, न्यू स्टार्टअप्स के लिए 50,000 से आपको पता नहीं 2-3 लाख रुपए मिल जाता है कर्जा। हमारे जो निकाली हुई है वो जो क्या है जी, मरियम नवाज ने, आसान कारोबार स्कीम जी। 1 साल तक आपको इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो अगले साल क्या होगा? 1 साल का एक्यूमुलेट भी तो हो रहा होगा ना, आप वो क्यूमुलेटिव चल रहा होता है तो आपको वो आगे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो हम उस चीज को नहीं, हम बड़ी दुनिया कर्जा ले रही है, जब देना पड़ेगा तो लग पता जाएगा, उनको वापस करना भी तो है भाई। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फाइनेंस जो है इसमें जी क्राइटेरिया वो देख लो, उस पर आया हुआ डी, क्या उनकी वेबसाइट है, DAW पता नहीं क्या बनाइए। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसे की जरूरत है, बिजनेस चलाना है, ऑपरेशंस को चलाना है, सैलरियां भी देनी है लोगों की। ठीक है, अब आप एक बात मैं आपको बताता हूं, कई कंपनीज अपने इंप्लॉइज को पहली को सैलरी नहीं देते, 5 को सैलरी देते हैं। क्या कर रहे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बताएं? फर्स्ट को सैलरी देनी थी, इंप्लॉइज को कहते हैं भाई ना आपको फर्स्ट को नहीं देंगे, 5 को देंगे। पीछे क्या गेम चल रही है? वो जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म में आप रखवाते हो, इवन दो कि उसको एक रात के लिए रखवाने के ऊपर भी आपने उस पैसे को क्या किया, उस पर रिटर्न कमा लिया। तो 5 दिन के लिए आपने जो पैसा रखवाया होगा किसी बैंक में, उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो कमाया होगा ना। एक दिन क्या, 1 घंटों के लिए भी आप अगर पैसे रखवाते हैं ना, तो उस पर भी आपको फायदा मिल जाता है, उसके ऊपर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम है। अब ये डीलर क्या कर रहे होते हैं, करेंसी डीलर्स वगैरह, ये क्या कर रहे होते हैं, ये इसी तरह अपने चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियोज को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, कई दफ़ा इनके पास करेंसी नहीं होती, ये करेंसी किसी और के पास पड़ी होती है, उससे वो उठा रहे होते हैं और उसके बाद अपना रेट एग्री कर रहे होते हैं कि यार देख करेंसी तेरे पास होगी, इतने का मैं बेचूंगा, इतने का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो लिहाजा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पीछे चल रही होती है। हमारा एक एम्प्लॉयर था, वो हमारी सैलरी हर महीने लेट करी जा रहा था। वो पता ये चल रहा था कि यार पीछे से वो शहजादा जो है ना वो ये काम कर रहा है कि डिले करके बैंक में रखवा के पैसे कमा के, तो हमें सैलरी उतनी मिल रही है लेकिन हमारे पैसे पे वो पैसा कमा रहा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम ये सीखते हैं कि भाई डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए सैलरीज पे करनी है, कैश कहाँ से लेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे। आपने सैलरी देनी है कि आप लोन लेके सैलरियां दोगे लोगों को, बताएं मुझे? नहीं, आपके बिजनेस में रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि सैलरी आपके रेवेन्यू से निकलनी चाहिए, ना कि लोन से निकलनी चाहिए। क्वेश्चन अभी पूछा है इस अटेम्प्ट के अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर, वर्किंग कैपिटल फंडिंग स्ट्रेटजीज इसको बोलते हैं। आपने जो है क्या कहते हैं, बिल्स की पेमेंट करनी है, क्या आप उधार उठा के बिल्स की पेमेंट करोगे? लोग बड़े आराम से क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने बिल्स की पेमेंट कर रहे होते हैं, वो गलत कर रहे होते हैं। उनको पेमेंट तो कर रहे हो, साथ आपने एक और पेमेंट भी तो ऐड कर रहे हो ना, इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तीसरी चीज रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट, कि आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रिस्क है वो कम से कम होना चाहिए।
आपके पैसे डूबने के चांस कम। रिस्क वो चीज है जो आपके लिए थ्रेट हो सकता है, रिस्क हर वो चीज है जो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आएगी। दैट इज अबाउट द रिस्क। समझ आती है कि नहीं बात? उसके बाद एलोकेटिंग फंड्स, पोर्टफोलियो बनाना कि मेरा टोटल सरमाया था, इसमें से कितने परसेंट मैं गोल्ड में लगाऊंगा, कितने परसेंट मैं सिल्वर में लगाऊंगा, कितने परसेंट मैं शेयर्स में लगाऊंगा, कितने परसेंट मैं म्यूचुअल फंड में रखूंगा। अब जब आपने पोर्टफोलियो बनाना है, आपने ये भी देखना है एलोकेट करते हुए कि क्या एक चीज का दूसरी चीज के साथ कोई कोरिलेशन तो नहीं बन रहा। पढ़ा था ना कोरिलेशन, किसके अंदर पढ़ा था? एमए के अंदर। फंड बनाने के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, आपस में जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपस में वो पोर्टफोलियो रिलेट या कोरिलेट नहीं करना चाहिए, जीरो कोरिलेशन होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर शेयर्स ऊपर चले जाते हैं, शेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो साथ म्यूचुअल फंड भी ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कल को शेयर्स नीचे आएंगे तो म्यूचुअल फंड भी नीचे आ जाएंगे। आपने जब फंड्स एलोकेट करने हैं तो आपने देखना है कितना प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स मैं किस इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, कितना मैं किस एरिया में इन्वेस्ट करूंगा। क्या वो इन्वेस्टमेंट आपस में उसका कोई ताल्लुक तो नहीं बनेगा, या इंडिपेंडेंटली वो मूव करेगी, उसका रिटर्न रिस्क आप इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट स्किल्स के लॉन्ग टर्म में, बड़ी मार्केट में जहां पे बड़े बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सेल परचेज किया जाता है, उस मार्केट को हम यहां पे बोलते हैं कैपिटल मार्केट। दो तरह की मार्केट्स होती हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इनको फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड की जा रही होती हैं जो लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी की होती हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की होती हैं, जिनका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, जैसे 10 साल के बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स, जो फंड्स होते हैं, बड़े बड़े फंड्स होते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसकी। कैपिटल मार्केट में कई दफा स्टॉक मार्केट शेयर्स की डीलिंग भी आ जाती है कि अगर आपने एक शेयर को 10 साल के लिए रखना है, आपका कोई इरादा नहीं है अभी रिसेंट बेचने का, एक साल के अंदर अंदर बेचने का इरादा नहीं है, आप कहते हो यार मैं एक शेयर को रखूंगा, 5 साल तक चलाऊंगा, 4-5 साल तक चलाऊंगा, 2 साल के ज्यादा अरसे के लिए चलाऊंगा। ऐसी मार्केट जिसमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट वाली, 1 साल से ज्यादा अरसे वाली इन्वेस्टमेंट्स को डील किया जाता है, सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, वो मनी मार्केट में आ जाती हैं, वो कैपिटल मार्केट में आ जाती हैं। और 1 साल से कम अरसे के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसके लिए हम मनी मार्केट में डील करते हैं। किस में डील करते हैं बच्चों? मनी मार्केट में। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। शेयर्स भी स्टॉक मार्केट के शॉर्ट टर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हो कि यार ये जो शेयर्स हैं मैंने 1-2 महीने के बाद बेच देना है, अब ये मनी मार्केट में आएगा, कैपिटल मार्केट में नहीं आएगा। इसी तरह आपके कुछ आपने पढ़ा होगा, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, MA2 के बच्चे जो हैं, हमने पढ़ा था वहां पे फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फिर हमने पढ़ा था जी बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये मनी मार्केट में वो चीजें आ जाएंगी जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस की होती हैं, लेस देन अ ईयर होती हैं। तो मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में कैसे डील करेंगे, कितना पैसा कैपिटल मार्केट से उठाएंगे, कितना पैसा मनी मार्केट से उठाएंगे। शॉर्ट टर्म में पैसा उठाना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहां पे करेंगे? जैसे यार आप करते नहीं हो, डॉलर्स में इन्वेस्ट कर लेते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हो। अब हमारे पाकिस्तान में माइंडसेट क्या है कि यार गोल्ड को रखेंगे, हमारी जनरेशंस उससे फायदा उठाएंगी, वो गोल्ड लेके रख लेते ना, वो लोकल की जिम्मत होती है, पहनते तो आप है नहीं, तो उसको हमने अभी बेचना नहीं है, उसको तो हम रखेंगे, पैसे की वैल्यू बढ़ती रहेगी, गोल्ड की वैल्यू। और वैसे बाय द वे गोल्ड इज वन ऑफ द इंटैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रूवन है। रियल एस्टेट, गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में आती है। रियल एस्टेट पाकिस्तान के हालात खराब है, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी रियल एस्टेट में करेंगे ना, या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की भी कुछ आगे सिक्योरिटीज होती हैं, उसको बोलते हैं रीट्स। रीट्स बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये मनी मार्केट में डील की जाती हैं, सॉरी कैपिटल मार्केट में डील की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी सिक्योरिटीज इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी मनी मार्केट में आएगी, कौन सी कैपिटल मार्केट। ये चैप्टर नंबर 2 में आती है बात। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 के अंदर।
आज हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपकी असाइनमेंट एक देने लगा हूँ। एक तो आपने इस टॉपिक को पढ़ के आना है, स्टडी आपसे दोबारा से, साथ आपने वहाँ पे जो क्विजेज और क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपने उसको करना है। कल इंशाल्लाह हमारी बात इधर से ही शुरू होगी। कल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे एक नया टॉपिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। कौन सी डिसीजन मेकिंग? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। डिप्लॉयमेंट, समझ आ रही है कि नहीं? डिप्लॉयमेंट, कहां पे पैसा डिप्लॉय करेंगे। अभी हम एक्विजिशन की बात नहीं करेंगे कि लेना कहां से है, हम बात करेंगे कि अभी हम सीखेंगे पहले डिप्लॉय कहां कहां पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में मेरा चूंकि अपना एक सीक्वेंस है, आप किताब से पढ़ेंगे या स्टडी आपसे पढ़ेंगे, वहां पे पहले वो आपको एक्विजिशंस के बारे में बता रहा होता है, फिर डिप्लॉयमेंट के बारे में बता रहा होता है। तो हमारे कल से न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। हम रिवाइज कर रहे होंगे अपना टॉपिक फ्रॉम MA इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें हम बात करेंगे कि एनुटी क्या होती है, परपेचुटी क्या होती है। मैं आपको स्टार्ट करूंगा एज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं आता और भूल चुके हुए हो, मेमोरी रिफ्रेश करके आ रहे हैं आप, तो वहां से शुरू करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे चले जाएंगे, जहां पे 20 नंबर का सवाल पक्का है। तो हम एक अपना इंपॉर्टेंट एरिया पक्का करने जा रहे हैं, जिस पे तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये मैं पहले आपको बता दूं, चूंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं और थ्योरी हमारी इतनी नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो लिहाजा आपने इंटरेस्ट लेके इसको समझना है। ऐसे ही समझना है कि नहीं आता। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। आपके लिए असाइनमेंट यही है,